हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट 5th। क्वांटम मैकेनिक्स के यूनिट 5th के अंदर इस यूनिट की मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, तो आप लोगों को ये यूनिट जो है वो समझना है सारा। बाकी नोट्स से प्रिपेयर करें, मैं इसको जो है नोट्स आपको कंप्लीट बनवा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ समझनी है यूनिट, ठीक है। यूनिट 5th के अंदर स्टूडेंट हम लोगों को देखना है स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कशन करना है, यानी आणविक स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहले हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को समझेंगे। कितने तरीके के स्पेक्ट्रा हमें मिल सकते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो सकता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हो सकता है, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हो सकता है, रमन स्पेक्ट्रा हम उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये सब कुछ जो है वो यूनिट 5th के अंदर हम लोगों को डिस्कशन करना होगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं, आपने एटॉमिक एटम के अंदर दो तरीके के स्पेक्ट्रा को सुन रखा है। एक है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसको हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, यानी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो आप देखिए, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा जो है, अभी जो है समझिएगा बात ध्यान से कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। देखिए, आपको अगर आपने प्रिज्म को देखा है, ये 3 सरफेसेस हैं प्रिज्म की। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, इसके ऊपर जब आप लाइट गिराते हो, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। यहाँ मान लीजिए कोई स्क्रीन रखा गया है, ठीक है। तो लाइट जो है वो यहाँ से आने के बाद, ये आपको पता है जिस पॉइंट पे लाइट गिर रही है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर, तो इसको इससे मिला जाए, यानी ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जानी है, तो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बैंड हो गई लाइट। अब उसके बाद यहाँ इस सरफेस, ये इसके लिए नॉर्मल का काम कर रहा है, ये नॉर्मल है इसका, क्योंकि ये सरफेस इस तरीके से है। अब लाइट फिर डेंस से रेयर में जाना है, जाना इसने इधर था, लेकिन नॉर्मल से दूर हट जाएगी थोड़ा लाइट, यानी इस साइड में आएगी। अब आपको पता है प्रिज्म से लाइट आने के बाद अगर कोई व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, वो उसको 7 कलर्स के अंदर डिवाइड कर देता है इस तरीके से। आपको यहां पे एक 7 कलर का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, विबग्योर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहां स्क्रीन के अंदर आपको 7 कलर का स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, ठीक है। ये किस तरीके का स्पेक्ट्रा है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। और अब हम समझते हैं कि इसके अंदर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं? तो इसको हम इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कलर मिला है, ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। अब इसी के अंदर मान लीजिए हम लोग किसी गैस को यहां रख देते हैं, यानी इस गैस से लाइट को पास करवा रहे हैं। ये गैस है हमारी इसके अंदर, ठीक है। इससे लाइट को आप पास करवा रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? यहां पर इस तरीके से आपको ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, उसके बाद आपको यहां से डार्क लाइनें दिखाई देने लग जाएंगी। इस तरीके की डार्क लाइन दिखाई देंगी स्पेक्ट्रा के अंदर, इस तरीके से। अब इस स्पेक्ट्रा को हम लोग, कोई नजदीक भी होंगी लाइन, थोड़ा दूर भी होंगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं उस डायग्राम के अंदर। तो आपको इस तरीके से स्पेक्ट्रा जो है वो दिखाई देगा। अब इस स्पेक्ट्रा को अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अवशोषण स्पेक्ट्रा इसको क्यों बोला डार्क लाइने में? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इस लाइट को जब हमने इंसिडेंट करवाया तो यहां के मॉलिक्यूल्स ने उस लाइट को ऑब्जॉर्ब करा है। ऑब्जॉर्ब कर रहा है, वो कितनी फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी वाले लाइंस जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ये जो डार्क लाइन में आपको दिखाई दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? इसने कितनी फ्रिक्वेंसी वाले लाइट्स को ऑब्जॉर्ब किया है, वो लाइनें जो है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं। इसी स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इसी तरीके से अब इसके जो मॉलिक्यूल हैं ये एक्साइटेड स्टेट में है,
ठीक है, जब इसने एनर्जी को, लाइट को ऑब्जॉर्ब किया है तो मॉलिक्यूल कहाँ चले गए हैं एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर स्टेट में मॉलिक्यूल आते हैं तो वो एनर्जी को एमिट भी करते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देगा, यानी यहां से जो लाइट एमिट होके इस सिस्टम से जो लाइट एमिट होके बाहर आ रही है, वो कितनी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस जो हैं वो बाहर निकाल रहा है, तो वो वाला, यानी अगर हमें बाहर एनर्जी बाहर आती हुई दिखाई दे रही है तो वो कहां से आ रही है, एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होने से आ रही है। ध्यान से समझिएगा। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर एनर्जी लेवल है जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। उससे एनर्जी, यानी एटम्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आएंगे, तभी एनर्जी जो है वो बाहर एमिट करेंगे। अब उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये E2 लेवल था, ये E1, एटम इस लेवल से इस लेवल में आया है तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। न्यू की वैल्यू यहां से निकाल लो, यानी जिस लेवल से जिस लेवल के अंदर आ रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो एमिट करेगा, जितने एनर्जी डिफरेंस ये होगा। समझ गए? तो वो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन जो है वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। तो वो जो स्पेक्ट्रा होगा स्टूडेंट, वो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा, यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होगा। समझ में आ रही होगी आपको? थोड़ा मैं इसको डिटेल में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, तो एमिशन और ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको समझ में आ गए होगी। इसी तरीके से हमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी ये स्पेक्ट्रा जो है वो देखने को मिलते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, O2 गैस है, O2 गैस है तो उसका स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिल सकता है। कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल O2, N2, H2, तो ये हमारी गैसेस हैं, इनके अंदर जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, इसको जब आप एनर्जी दोगे, पहले अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, फिर उसमें एमिशन स्पेक्ट्रा भी हमें देखने को मिलेगा। लाइंस जो है, जो लाइट्स जो है वो एमिट्स होके बाहर आती हैं, तो हमें इस तरीके की लाइन देखने को मिलती है। अब अगर ये लाइन हमें देखने को मिल रही है तो मतलब उनके एनर्जी लेवल में कोई ट्रांजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो एमिट हो रही है, यानी उसके अंदर एक एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं उन मॉलिक्यूल्स, यानी उस सिस्टम के अंदर। तो एनर्जी लेवल जो है स्टूडेंट वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हम यहां पे पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल। आणविक स्पेक्ट्रम जब हमें देखने को मिला तो मतलब वहां से एनर्जी एमिट होके आ रही है, तभी हमें स्पेक्ट्रम, वो किसके बीच में आ रही है, एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होने की वजह से वो एनर्जी एमिट हो रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग वाली फ्रिक्वेंसी वाली लाइंस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, जब हम हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो हमें ये जो स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तरों का प्रकार। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल 3 टाइप के हो सकते हैं। हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो सकता है, हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल हो सकता है। पहला रोटेशनल एनर्जी लेवल यानी कि घूर्णी ऊर्जा स्तर। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्यों ये एनर्जी लेवल किसकी वजह से हो सकते हैं, उस मॉलिक्यूल की रोटेशन की वजह से, एक फ्री, क्योंकि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अपनी फ्री एक्सिस के अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होगी उसके करस्पॉन्डिंग वो रोटेट कर सकता है। रोटेट करने का मतलब है उसकी रोटेशन के कारण उसके पास एनर्जी होनी चाहिए। वो एनर्जी रोटेशन के अंदर जब जाती है तो वो एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। मैं बताऊंगा आगे, हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या होंगे उसको फाइंड करेंगे। जिस तरीके से आपने पढ़ा था ना कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड में ऑसिलेट करता है, तो उसकी एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। और वो हमने कितने निकाली, उसकी एनर्जी इस तरीके से होती है, यानी उसके पास फर्स्ट हाफ एनर्जी रख सकता है, हाफ h कट ओमेगा एनर्जी रख सकता है,
3/2 H कट ओमेगा एनर्जी रख सकता है, 5/2 H कट ओमेगा एनर्जी रख सकता है। उसी तरीके से जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो भी क्वांटाइज्ड होती है, वो इसी रोटेशनल क्वांटम नंबर आएगा हमारे पास, वो आगे बताऊंगा क्या होती है हमारे पास। तो इसके पास जो एनर्जी होती है, यानी हमें जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है उसके हिसाब से 3 तरीके से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। एक तो रोटेशनल एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हो सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हो सकता है, और तीसरा बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हो सकता है। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल कब कब होते हैं? जब मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस, यानी जब अणु जो है अपनी अक्ष के अनुदिश घूर्णन कर रहा है, रोटेशन मोशन कर रहा है, तब उस केस में जो स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलेगा वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा, यानी उससे जो एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होगा उसमें रोटेशनल एनर्जी लेवल पाए जाएंगे। और रोटेशनल एनर्जी लेवल जो होते हैं स्टूडेंट, इनके अंदर जो एनर्जी गैप होता है, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल बना देता हूं, ठीक है, इस तरीके से 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप जो होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो सकते हैं। अणु जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखो सिंगल पार्टिकल में तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ही पाए जाएंगे, यानी एटम की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है उसके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल एनर्जी लेवल भी हो सकते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल भी हो सकते हैं। वाइब्रेशन यानी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन के कारण भी उसके पास एनर्जी हो सकती है। अगर वाइब्रेशन के कारण एनर्जी होगी तो वो भी क्वांटाइज हो सकती है, उसके भी एक फिक्स मान हो सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन, जैसे ये वाइब्रेशन कर रहा है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इसके पास एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ये हम प्रूफ करके आए हैं। तो इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी लेवल हो सकते हैं उसकी वाइब्रेशन मोशन के कारण जो एनर्जी लेवल होंगे वो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, तो ठीक है। तो ये किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। अणु के घूर्णन के कारण वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल किसकी वजह से होंगे? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अणु के कंपन के कारण, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें जो एनर्जी गैप है स्टूडेंट इस तरीके से, इसमें एनर्जी गैप 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है हमारे पास, ठीक है। फिर होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन के एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के कारण जो ट्रांजिशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर होता है। तीसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल होते हैं उनमें जो एनर्जी गैप होता है स्टूडेंट वो कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में पाया जाता है। तो 3 तरीके के एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट कर सकते हैं। रोटेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। वाइब्रेशन यानी कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं, ये घूर्णी ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, रिजिड रोटेटर, दृढ़ घूर्णी बोलते हैं इसको। रिजिड रोटेटर क्या है?
एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं और वो मॉलिक्यूल उसका जो पोजीशन है ड्यू टू ये रोटेशन कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन हो रहा है, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है। रिजिड का मतलब होता है वो अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर रह रहे हैं। तो अगर उनका पोजीशन चेंज नहीं होता है, उनकी स्थिति चेंज नहीं होती है, तो इस तरीके के रोटेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड रोटेटर। अगर हमारे पास कोई दृढ़ घूर्णी है, रिजिड रोटेटर है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी स्टूडेंट, वो एनर्जी क्या होगी वो हम यहाँ पे फाइंड करके बताना चाहते हैं। यानी उसके पास जो एनर्जी रोटेशन के कारण जो एनर्जी आ रही है, घूमने के कारण जो एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। अब आप जब उस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो और उसका स्पेक्ट्रम जब आप देखोगे तो उसमें जो ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रम का मतलब है एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होने से जो हमें फ्रीक्वेंसीज वाली लाइन दिखाई देंगी, तो उनमें जो ट्रांजिशन होता है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन की वजह से हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है, तो वो रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या होंगे, रोटेशन के कारण अगर उनके पास एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है और क्या क्या वो एनर्जी हो सकती है, वो इस टॉपिक में हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए रिजिड रोटेटर किसको बोलते हैं? ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है। ये मान लीजिए एक मास है m1, ये दूसरा मास है m2, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर मान लेते हैं, इसका r2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जब रोटेट करेगा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, जब ये रोटेट करेगा मॉलिक्यूल तो ये पोजीशन वेक्टर इसका चेंज नहीं होगा, r1 चेंज नहीं होगा, और ये जब मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो इसका r2 चेंज नहीं होगा। यानी इस रिजिड रोटेटर के लिए क्या कंडीशन है? इन दिस रोटेटर, इस घूर्णी के लिए r इज इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। घूर्णी के लिए स्थिरांक होगा, ये कांस्टेंट रहेगा इस दृढ़ घूर्णी के लिए। समझ में आ रही होगी बात आपको? रिजिड रोटेटर के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम अगर हम सेंटर ऑफ मास वाला कंडीशन लगाएं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, इसी को हम ओरिजिन एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट। यही हमारा क्या है? ओरिजिन है, क्योंकि हम ओरिजिन से बता रहे हैं इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। तो अगर ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, अगर कोई सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के ऊपर ही है तो r वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो r वेक्टर होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये किसका पोजीशन है? अगर किसी मास m1 का पोजीशन r1 वेक्टर है, मास m2 का पोजीशन r2 वेक्टर है, तो उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कहां होगा? ओरिजिन से। ओरिजिन से कहां होगा? यहां। देखिए कैसे, मैं ऐसे कहता कि सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास कोई ओरिजिन है, तो ये यहां पे m1 है, यहां पे m2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, इसका पोजीशन r2 वेक्टर, यहां हमारे पास सेंटर ऑफ मास आएगा। ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। तो हमारे पास r वेक्टर ओरिजिन से यहां है, तो उसकी पोजीशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन जब मैं बोलूं ये ओरिजिन के ऊपर ही है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के ऊपर है, उस केस में हमारे पास क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, r वेक्टर 0 हो जाएगा उस केस में। अगर ओरिजिन के ऊपर है तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल टू 0, m1 r1 वेक्टर माइनस ऑफ m2 r2 वेक्टर। तो ये डायरेक्शन को बता रहा है, और m इंटू r ये क्या बताता है? मास इंटू ये रिलेशन। यानी अगर मैं पोजीशन के हिसाब से देखूं, r1 वेक्टर इधर है, r2 वेक्टर इधर है, तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, m1 r1 की वैल्यू m2 r2 के बराबर रहेगी अगर हमारा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के अनुसार m1 r1 की वैल्यू m2 r2 के इक्वल होनी चाहिए। इसको एक तो इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब यहां से आप क्या करिए, r2 की वैल्यू निकाल लीजिए।
m1 r1 अपॉन में m2, इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू कहां पुट करिए, r2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। r की टर्म में r1 r2 हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। ये रखेंगे तो क्या आएगा, r माइनस किसकी वैल्यू रखनी है, r2 की। तो r माइनस r2 की वैल्यू क्या आएगी, r1 इज इक्वल टू m1 r1 बाई m2, सॉरी r1 की वैल्यू निकालनी थी अपने को। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 बाई m2 प्लस r1। तो r1 कॉमन ले लो, m1 बाई m2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, समझ गए, ये कितना हो जाएगा, m1 m2 अपॉन में m2 r1, ये r। तो यहां से r1 की वैल्यू निकाल लो, m2 r अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, r2 की, कितनी आएगी, m1 r अपॉन में m1 प्लस m। अगर r1 निकाल रहे हैं तो यहां m2 आ रहा है, जब r2 निकालेंगे यहां से r1 यहां से निकाल लो, फिर पुट कर दो इसके अंदर, जैसे हमने r2 निकाल के पुट किया था। सिमिलरली हमारे पास r2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो r1 r2 की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। देन टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल जड़त्व आघूर्ण, कुल जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। I इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर और m2 r2 स्क्वायर, ठीक है। m r स्क्वायर होती है ना, तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा। तो m1 r1 की वैल्यू m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर m1 का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये I की वैल्यू आ गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा m1 बाई m2 का होल स्क्वायर, एलसीएम में कॉमन आ गया ना, ये कॉमन निकाल लो। और क्या कॉमन आ रहा है, m1 m2 कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो क्या बच जाएगा, इधर m2 और इधर m1, एक कट जाएगा, यानी ये आ गया m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 r स्क्वायर। तो ये टर्म क्या होती है हमारे पास, रेड्यूस मास होती है स्टूडेंट, म्यू को बताती है। रेड्यूस मास, रेड्यूस मास कब आता है स्टूडेंट, जब टू बॉडी प्रॉब्लम को हमें सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है, यानी दोनों की जगह पे हम क्या मास यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास ये कंडीशन बताएगी। म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू को कैसे निकालते हैं, 1 बाई म्यू इज इक्वल टू होता है 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। तो 1 बाई म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा m1 m2 एलसीएम m2 प्लस m1। तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। सो I इज इक्वल टू आ गया म्यू r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 शोज, इक्वेशन 6 जो है वो हमें इस एक्सिस के अराउंड में कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी वैल्यू को शो कर रही है, ठीक है। अब हम इस
जो हमारे पास रिजिड रोटेटर है, दृढ़ घूर्णी है, उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होंगे और आइगन फंक्शन क्या होंगे वो हम अब फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, आइगन फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यू। ऑफ रिजिड रोटेटर, दृढ़ घूर्णी के तरंग फलन व ऊर्जा आइगन मान। रिजिड रोटेटर के आइगन फंक्शन हम फाइंड करके बताएंगे और एनर्जी आएगी, उसके पास क्या क्या एनर्जी होगी जब वो रोटेट कर रहा है वो हम बता रहे हैं इस केस। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम रिजिड रोटेटर के लिए लिखना चाहें तो क्या होगी, क्योंकि जो रोटेट कर रहा है हमारे पास ये सिस्टम जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें एक्स वाई जेड इसकी पोजीशन है, मतलब ये एक प्लेन में नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं ये किसी स्पेस के अंदर है मॉलिक्यूल, तो इसकी पोजीशन एक्स वाई जेड, इसकी भी पोजीशन एक्स वाई जेड, तो इस सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो निकाल रहे हैं। पहले एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए वो मुझे बताइएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये 3 डायमेंशनल है पार्टिकल, तो उसके हिसाब से इसकी पोजीशन अगर एक्स वाई जेड है ओरिजिन के हिसाब से, जैसे ये पार्टिकल ये ओरिजिन है, तो ये कोई पार्टिकल इसमें यहाँ है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपसे, समझ में आ रही होगी आपको बात, ये ओरिजिन है, ये यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, ये स्पेस के अंदर है, समझ में आ रही है आपको बात। ये जेड, ये वाई, ये एक्स, ये वाई और ये जेड मान लो, तो ये रहा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से ये m1 और इसके नीचे m2 है ऐसे, तो इसकी पोजीशन तो एक्स वाई जेड होगी ना, समझ गए। तो ये एक्स वाई जेड है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 m1, m की जगह m1 m लिख देते हैं एक बार, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनना चाहिए dx/dt, mv² होना चाहिए। mv² का मतलब dx तीनों में कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, dy/dt का स्क्वायर प्लस dz/dt का स्क्वायर, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ये होनी चाहिए 3 डायमेंशन में। और ये है क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, जब भी पार्टिकल रोटेट हो रहा है तो हमें जो सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना चाहिए वो कौन सा सिस्टम यूज करना चाहिए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। मैं आपको पहले स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है ये बता के आ चुका हूं। एक्स की वैल्यू r sin थीटा cos फाई, वाई की वैल्यू r sin थीटा sin फाई, जेड इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक यानी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू 1/2 m। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है r डॉट स्क्वायर यानी dr/dt का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, r स्क्वायर थीटा डॉट यानी d थीटा का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d phi/dt का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारे पास। अब देखो यहां इस केस में ये रिजिड रोटेटर है तो ये डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन में अभी किसी पार्टिकल के लिए लिखी है, अभी दोनों के लिए लिखेंगे। तो इस कंडीशन में फॉर रिजिड रोटेटर r रिमेन्स कांस्टेंट, r स्थिर रहता है, तो dr/dt क्या होना चाहिए 0।
तो T कितनी रहनी चाहिए, 1/2m dr/dt की जगह 0 हो जाएगा, r² को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2m r² कर देते हैं, r² ये वाला बाहर आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा dθ/dt का स्क्वायर प्लस sin² थीटा d∅/dt का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां तक ठीक है? हाँ जी। अब देखो फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या होने चाहिए, फॉर मास m1 काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2m1 r² और dθ/dt का स्क्वायर प्लस sin² थीटा d∅/dt का स्क्वायर। T1 और T2 कितनी हो जाएगी, फॉर मास m2 द्रव्यमान के लिए T2 आ जाएगा 1/2m2 r² कॉमन dθ/dt का स्क्वायर प्लस sin² थीटा d∅/dt का स्क्वायर। यहां तक ठीक है? देन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होनी चाहिए, T = T1 + T2, इसको ऐड कर देते हैं 1/2m1, ये सारी टर्म कॉमन हो जाएगी, m1 + m2 r² dθ/dt का स्क्वायर, या सॉरी r1² आएगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए, और ये सेकंड के लिए m1 r1² m2 r2², ये सेकंड पार्टिकल, दिस इज फॉर सेकंड पार्टिकल, सो वी हैव टू चूज r2, ठीक है। m2 r2², देन dθ/dt का स्क्वायर प्लस sin² थीटा d∅/dt का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, ये टोटल I को बता रहा है, ठीक है, ये I को बता रहा है हमारे पास। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, 1/2mi, ये I बन गया, और ये बन गया dθ/dt का होल स्क्वायर प्लस sin² थीटा d∅/dt का होल स्क्वायर। अब बात को समझिए स्टूडेंट, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आई है। अब पार्टिकल तो रोटेट कर रहा है, रोटेशन के कारण उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो रिजिड रोटेटर के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। रोटेशन अगर वो मूव कर रहा है तभी तो वो रिजिड रोटेटर है। तो रोटेटर की बात हो रही है यहाँ पे, उस समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही एक्चुअल में उसकी रोटेशन के कारण टोटल एनर्जी होगी, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, कुल गतिज ऊर्जा जो है, वही एक्चुअल में उसकी घूर्णी ऊर्जा बन जाएगी, यानी टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी उस रिजिड रोटेटर के। अगर ये टोटल एनर्जी है और इसका हम कंपेरिजन करें इसके साथ में, यानी जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए जब वो मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ये होनी चाहिए। इसका कंपैरिजन करें तो m का रोल कौन प्ले कर रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए मैं 1 दे देता हूं, अगर पहले इक्वेशन नहीं दी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, अगर कंपेयर करें तो T = क्या आ रहा है, I = m आ रहा है और R = 1 आ रहा है। यानी कि हम लोग क्या करें, देखो ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए रिजिड काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ ये रिजिड रोटेटर की टोटल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, तो फर्क क्या हो गया, यानी हमारा रिजिड रोटेटर के लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन लगाना है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है -h² ² 2m del 2 psi by del x2 प्लस
2m और h कट स्क्वायर, हमें इसका वेव फंक्शन फाइंड करना है, इंटू साई इक्वल टू 0, जब उसके पास इज इक्वल टू वी साई इज इक्वल टू ई साई, ये इक्वेशन है हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। तो हमें किसकी वैल्यू रखनी है, ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमें इसके अंदर जो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये हाँ m की वैल्यू रखनी है हमें। ये m क्या होता है, उस पार्टिकल का मास होता है। तो रिजिड रिलेटर में क्या मास यूज करेंगे हम, ध्यान रखिएगा, m की जगह क्या यूज करना होगा, हमें I यूज करना होगा। समझ में आ रही है आपको बात, कि हमारे पास सिंगल पार्टिकल की जगह अगर रिजिड रिलेटर है तो हम इसको कंपेयर करके बता रहे हैं कि जो m है उसकी जगह तो हमारे पास I हो जाता है, और जो पोजीशन आ रही होती है उसकी जगह 1 आ जाता है। यानी जहां भी R आ रहा होगा वहां आपको 1 यूज करना होगा, जहां I आ रहा होगा वहां आपको m यूज करना होगा। तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, उस रिजिड रोटेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही होगी कंसेप्ट आपको। अब हम लोग रिजिड रोटेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे और उस श्रोडिंगर इक्वेशन से आइगन फंक्शन जो है वो फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन, अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिजिड रोटेटर, ऐसे लिखिएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन रिजिड रोटेटर, दृढ़ घूर्णी के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी। हम यहां पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसलिए यूज करें क्योंकि रोटेट कर रहा है, तो हमें जो इक्वेशन लिखनी है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखनी है, 1/r² डेल बाय डेल आर, r² डेल बाय डेल आर, ठीक है, प्लस 1 और r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 और डेल फाई 2, और ये आ जाएगा साई r थीटा फाई, पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लस 2m और h कट स्क्वायर e माइनस वी, ठीक है, e माइनस वी साई r थीटा फाई, 0 फॉर रिजिड रोटेटर। ये तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एनी पार्टिकल है। रिजिड रोटेटर के केस में m की जगह क्या यूज करना है, m इज इक्वल टू आई यूज करना है, और r इक्वल टू क्या यूज करना है, 1। तो हमारा जहां भी r आ रहा है वहां 1 यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी बताइए, हमारे पास ये सारी इक्वेशन जो है ये तो 1 बन जाएगा। ठीक है, इसका रोल खत्म हो गया, r इक्वल टू 1 है तो डेल बाय डेल आर ये वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, यहाँ r इक्वल टू 1 यूज करेंगे, और जहां E आ रहा है, E मतलब उसकी टोटल एनर्जी है, तो वो रोटेशनल वाली एनर्जी आएगी उसके पास, पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये टर्म रह जाएगी हमारे पास 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, r इज इक्वल टू 1 हो गया, 1/sin थीटा डेल और डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल 2 और डेल फाई 2। ठीक है, और अब ये सॉल्यूशन r इक्वल टू 1 है तो r पे डिपेंडेंसी खत्म होगी। जब पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा सॉल्यूशन, यानी जब r वेरिएबल होता है तब हमारे पास r आएगा। अब ओनली सॉल्यूशन किसका रह जाएगा, थीटा और फाई का, प्लस 2m और h कट स्क्वायर ई आर, और v कितना हो गया 0, साई थीटा फाई आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को स्टूडेंट सोल्व करना है, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, दिस इज आइगन फंक्शन ऑफ रिजिड रोटेटर। तो रिजिड रोटेटर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आइगन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब वही तरीका हम जैसे हाइड्रोजन एटम के अंदर ये सोल्व करते हैं उसी तरीके से हमें सोल्व करना होगा। साई थीटा फाई को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, क्यू थीटा और एफ फाई एज्यूम करेंगे, यानी वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो है, सेपरेशन मेथड से, यानी ये इक्वेशन हमारे पास एक टिपिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रही है, पी और क्यू। समझ आ रही है आपको बात, मैंने बता रखी है ये बात आपको। तो ये इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्यू थीटा और एफ फाई। क्यू थीटा और एफ फाई के लिए
इक्वेशंस हम निकालेंगे, यानी इस इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे इस इक्वेशन को। एक fy वाली इक्वेशन होगी, एक क्यू थीटा वाली इक्वेशन होगी। वहां से जो सोल्यूशन आएंगे वो सोल्यूशन जो है वो हम लोग फाइंड करके बताएंगे और उससे हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन होगा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।